इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 10 साल पहले, जब फारस के राजा डायरेस अपनी एक विशाल सेना को लेकर पूरे यूनान पर कब्जा करने यूनान की सरजमी पर आ चुका था। वह पूरे 1 महीने का समुद्री सफर तय करके यूनान के किनारे आ चुका था, मगर यूनानी रक्षक अथेनियंस ने सुबह होने से पहले ही उन पर हमला कर दिया। फारसी सिपाही लंबे सफर से थके हुए थे, वे अपने सैनिकों को हथियार भी नहीं बांट पाए थे। फारसी सेना के जहाजों से उतरते वक्त ही अथेनियंस उन पर टूट पड़े। ये पूरी रणनीति एक आम अथेनियन सिपाही थेमिस्टोक्लिस ने बनाई थी। उसने फारसियों को अथेनियंस तलवार और भालों का मजा चखाकर रख दिया। अथेनियंस ने फारसी सेना में कत्लेआम मचाकर रख दिया, मगर फारसी सेना उनकी उम्मीद से कई गुना बड़ी थी। उस दिन हजारों सिपाही मारे गए, जिसमें अथेनियंस के भी सैकड़ों सिपाही थे। इस पूरे युद्ध में एक समय ऐसा था जब राजा डायरेस थेमिस्टोक्लिस के सामने था। राजा डायरेस एक पानी की जहाज पर थोड़ा दूरी पर था और थेमिस्टोक्लिस ने उस मौके को नहीं गवाया। उसने एक तीर कमान उठाकर राजा डायरेस को मार दिया। उस वक्त उसी जहाज पर राजा डायरेस का बेटा जर्क्सिस भी मौजूद था। जर्क्सिस इस समय एक आम इंसान था। अपने पिता को अपने सामने मरता देख जर्क्सिस की आंखों में बदले की आग सुलग गई। अब वह पूरे यूनान को खाक कर देना चाहता था, मगर राजा डायरेस के घायल होने के कारण फारसी सेना वापस अपने देश लौट जाती है। क्योंकि अब राजा डायरेस मौत की दहलीज पर था, इसलिए उसके सारे जाबाज कमांडर और सलाहकारों को राजा के पास बुलाया गया। उन सब में सबसे जाबाज और खूंखार थी आर्टेमिशिया, जो कि एक जल सेना सिपह सलार थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूंखार और राजा की वफादार थी। असल में आर्टेमिशिया एक यूनानी थी। कई साल पहले एक युद्ध के दौरान कुछ यूनानी सैनिकों ने उसके पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से मार दिया था, और फिर उन सिपाहियों ने उसे भी नहीं बख्शा। उसके साथ कई सालों तक उसका शोषण किया गया और फिर उसे कई सालों तक यूनान के गुलाम वाले जहाज के तहखानों में कैद करके रखा गया। उसके बाद उसे मरने के लिए फेंक दिया गया, जहाँ पर उसे एक फारसी राजदूत ने उसे मौत के मुंह से निकाला और फारस ले गया। वहाँ फारसी हुकूमत के बेहतरीन जंगबाजों ने उसे तालीम दी और उसे अव्वल दर्जे का एक तलवारबाज बना दिया। आर्टेमिशिया ने राजा डायरेस के लिए कई जंग जीती थी। वह उसके कारणों में बहुत खुश था और उसे बहुत जल्द ही फारसी सेना का एक कमांडर बना दिया गया। और फिर आर्टेमिशिया ने कसम खाई कि वो यूनान जब लौटेगी जब वह यूनान को खाक होता देखेगी। आर्टेमिशिया अपने ऊपर हुई उस बर्बरता का बदला लेना चाहती थी और वो किसी भी कीमत पर यूनान को बर्बाद करना चाहती थी। जब राजा डायरेस मरा तो उसके कारण जर्क्सिस पूरे 7 दिनों तक शोक के दरिया में डूबा रहा। तब उसके 8वें दिन आर्टेमिशिया ने जर्क्सिस को यूनान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। आर्टेमिशिया ने जर्क्सिस को एक दिव्य सम्राट बनने का ख्वाब दिखाकर पूरे यूनान को अपने कदमों में झुकाने का अपना सपना पूरा करना चाहा, जिसके लिए आर्टेमिशिया ने दुनिया के कोने कोने से तांत्रिक और पुजारियों को बुलाकर उसने जर्क्सिस को पुराने नुस्खों और रीति रिवाजों के जरिए एक रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया। ऐसे ही भटकते हुए एक दिन जर्क्सिस तपिश और प्यास से बेहाल होकर एक तांत्रिक की गुफा में जा पहुंचा, जहां पर जर्क्सिस ने अपने आप को एक अनैतिक और शैतानी ताकतों को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। और जब वह वापस निकला तो उसमें जर्क्सिस का कोई भी इंसानी अंग मौजूद नहीं था। जर्क्सिस अब पूरी तरह से इंसानियत से खाली था। अब उसने देवता के रूप में पुनर्जन्म ले लिया था। आर्टेमिशिया ने उन सभी लोगों को मार दिया था जो जर्क्सिस को सलाह दिया करते थे, ताकि अब वह सिर्फ उसकी सलाह माने। अब आर्टेमिशिया को दिव्य सम्राट जर्क्सिस के जरिए अपना ख्वाब पूरा होता दिख रहा था। और फिर उसके पास जर्क्सिस पूरे 10 लाख सैनिकों की एक फौज के साथ यूनान पर हमला करने के लिए निकल जाता है। जर्क्सिस और आर्टेमिशिया दोनों यूनान पर दो तरफ से हमला करने वाले थे। जर्क्सिस जमीन के रास्ते और आर्टेमिशिया पानी के रास्ते पूरे यूनान पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान थेमिस्टोक्लिस पूरे यूनान को एकजुट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह स्पार्टा जाकर रानी गोर्गो से मिलता है और वह जर्क्सिस के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध करने की पेशकश करता है, मगर उसे स्पार्टा से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अब एक तरफ से जर्क्सिस नर्क के द्वार पर हमला करने की कोशिश में लग जाता है, मगर वहाँ पर राजा लियोनाइडस और उसके 300 जाबाज सैनिक उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे और लगभग उसे हरा ही देते हैं, मगर एक गद्दार कुबड़े के कारण उन्हें चारों तरफ से घेर कर मार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टेमिशिया समुद्र में बहुत सारे जहाजों के साथ यूनान पर हमले की कमान संभाल रही होती है, मगर वहाँ पर उसके सामने था थेमिस्टोक्लिस, जो एथेंस के समुद्री बेड़े के साथ आर्टेमिशिया का सामना करने आया था। फारसी बेड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। आर्टेमिशिया के कमान में हजारों जहाज थे, वहीं एथेंस के पास सिर्फ 50 जहाज थे, मगर अथेनियंस जहाज बहुत मजबूत और तेज थे। वे तेजी से मुड़ सकते थे, तेजी से चल सकते थे। इसी के साथ फारसी जहाज सामने से काफी मजबूत थे, मगर बीच से उतने ही कमजोर। और फिर वो खौफनाक पल आ ही जाता है जब दोनों सेनाएं समुद्र में आमने सामने होती हैं। आर्टेमिशिया अपने कुछ जहाजों को अथेनियंस पर हमला करने के लिए आगे भेज देती है, जिनकी कमान आर्टेमिशिया के भरोसेमंद कमांडर बंदारी ने संभाली थी। जैसे ही फारसी जहाज एथेनियंस जहाज के घेरे में आते हैं, वे तुरंत वहां से तेजी से घूम जाते हैं और सभी फारसी जहाज को अंदर आने देते हैं। फिर थेमिस्टोक्लिस अपनी युद्ध कला का मुजाहरा पेश करते हुए उन फारसी जहाज पर बीच से हमला कर देता है और उन पर जोरदार हमले के साथ उनके सभी जहाज को तिनकों की तरह नेस्तनाबूद कर देता है। अब युद्ध का पहला दिन एथेनियंस के नाम था। थेमिस्टोक्लिस की युद्ध नीति ने आर्टेमिशिया की चिंता को बढ़ा दिया था और वह अपने कमांडर बंदारी से बेहद नाराज थी। इसलिए आर्टेमिशिया ने उसके हाथों में
लोहे की बड़ी हथकड़ी बांधकर उसे समुद्र में गिरवा दिया। वह थेमिस्टिक्लिस के हाथों युद्ध के पहले दिन ही हार से काफी नाखुश थी। वो कहती है क्या इस जहाज पर कोई है जो उसे जीत दिला सके। तब वह कमांडर कसानी को अगले दिन के लिए एथेनियन पर हमला करने का आदेश देती है। कसानी भी आर्टेमिशिया को सूरज ढलने से पहले फारसी फौज की जीत का वादा कर देता है और फिर अगले दिन फारसी जहाजों का एक बेड़ा थेमिस्टिक्लिस की तरफ बढ़ता है। मगर आज समुद्र काफी शांत था और कोहरा भी छाया हुआ था। जैसे ही फारसी उनकी तरफ बढ़ते हैं तो थेमिस्टिक्लिस तुरंत अपने जहाजों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए घने कोहरे में गायब हो जाता है। वो कोहरा बहुत घना था जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही फारसी सेना आगे बढ़ती है तब थेमिस्टिक्लिस अपने जहाजों को घने कोहरे की तरफ ले जाने लगता है। ये थेमिस्टिक्लिस की एक युद्ध रणनीति थी। एथेनियंस का पीछा करते हुए फारसी जहाज उनके पीछे चले जाते हैं। वो जगह एक फनल की तरह थी। वहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ियाँ थी जिस कारण वो रास्ता पतला और संकरा था। फारसी जहाज बहुत तेजी से जाते हुए उन पहाड़ियों से टकरा जाते हैं और एक के बाद एक सारे जहाज नेस्तनाबूद हो जाते हैं। इसी दौरान एथेनियंस की एक टुकड़ी उन पर ऊपर से हमला कर देती है। अब फारसी पूरी तरह से घिर चुके थे और आर्टेमिशिया दूर से यह सब देख रही थी। थेमिस्टिक्लिस और उसके जाबाज सिपाहियों ने फारसियों को एक तिल भी नहीं दिया और उन्हें एथेनियंस दरिंदगी का मजा चखा कर रख दिया। मगर इस मारकाट में इस बार कुछ एथेनियंस सिपाही भी मारे जाते हैं और इस दिन के आखिर में थेमिस्टिक्लिस कसानी को भी मार देता है। यह सब देखकर आर्टेमिशिया को कुछ समझ नहीं आता। वह थेमिस्टिक्लिस की रणनीति से काफी प्रभावित हो गई थी। इसीलिए आर्टेमिशिया समुद्र के अमन वाले एरिया में जाकर थेमिस्टिक्लिस को मिलने का न्योता भिजवाती है। अमन वाले समुद्र में कोई भी सेना किसी के ऊपर किसी भी तरह का हमला नहीं करेगी। यही युद्ध का कानून है। इसलिए थेमिस्टिक्लिस आर्टेमिशिया से मिलने के लिए उसके जहाज पर चला जाता है। आर्टेमिशिया थेमिस्टिक्लिस को अपने साथ मिलाना चाहती थी क्योंकि 2 दिन के युद्ध में उसने जिस तरह फारसी सेना को हराया था वह रणनीति आर्टेमिशिया को भा गई थी और वो किसी भी तरह से थेमिस्टिक्लिस को अपने साथ मिलाना चाहती थी, जिसके लिए आर्टेमिशिया थेमिस्टिक्लिस को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और वहाँ पर उन दोनों में जिस्मानी ताल्लुकात भी मुकम्मल हो जाते हैं। इस दौरान आर्टेमिशिया थेमिस्टिक्लिस को बार बार फारसी सेना का कमांडर बनने की पेशकश करती रहती है और फिर उनके जिस्मानी ताल्लुकात के अंत में थेमिस्टिक्लिस आर्टेमिशिया को उसके साथ मिलने से साफ मना कर देता है, जिससे आर्टेमिशिया बेहद गुस्सा हो जाती है और थेमिस्टिक्लिस को एक और धकेल देती है और अपने सिपाहियों को बुलवाकर कहती है कि इस कचरे को बाहर फेंक दो। दरअसल आर्टेमिशिया किसी भी तरह से यूनान को खाक देखना चाहती थी, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी और युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज होता है, इसलिए वो हर तरह की चाल चल रही थी। और जब थेमिस्टिक्लिस वापस लौटता है तो उसके दोस्त और सिपे सलार उससे पूछते हैं कि क्या वो आर्टेमिशिया को हरा सकते हैं। तो थेमिस्टिक्लिस कहता है कि आर्टेमिशिया अब पूरी ताकत के साथ हमला करेगी और फिर अगले दिन आर्टेमिशिया खुद फारसी सेना की कमान अपने हाथों में ले लेती है और एक जबरदस्त युद्ध रणनीति के तहत एथेनियंस पर हमला कर देती है। आर्टेमिशिया अपना एक खास जहाज लाई थी जिसमें टार भरा हुआ था। टार एक तरह का तेल था जो पानी में भी आग पकड़ सकता था। आर्टेमिशिया उस टार को एथेनियंस जहाज के चारों तरफ गिरा देती है और अपने कुछ खास सिपाहियों जिनकी पीठ पर एक चीज बंधी हुई थी, वो चीज एक प्रकार का एक्सप्लोजिव था, वह उन्हें एथेनियन जहाज की तरफ भेज देती है। इसी दौरान आर्टेमिशिया थेमिस्टिक्लिस के खास सिपाही जो उसका दोस्त भी होता है उसे मार देती है और फिर आर्टेमिशिया उस टार पर जलते हुए गोले गिरवा देती है, जिससे उनके जहाज के चारों तरफ आग लग जाती है, जिससे कई एथेनियंस जहाज तबाह हो जाते हैं। इसी दौरान एक जलता हुआ गोला उसी जहाज पर गिर जाता है जहाँ से वो टार निकल रहा था, जिससे आर्टेमिशिया का वो जहाज एक धमाके के साथ तबाह हो जाता है। आर्टेमिशिया के इस हमले में थेमिस्टिक्लिस को बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसके कई जहाज तबाह हो जाते हैं और इसी दौरान वो एक सिपाही जिसकी कमर पर कुछ बंधा हुआ था वह उस जहाज तक पहुंच जाता है जहाँ पर थेमिस्टिक्लिस मौजूद था। इससे पहले थेमिस्टिक्लिस कुछ कर पाता, आर्टेमिशिया उसे एक जलते हुए तीर से मारकर उसे ब्लास्ट कर देती है, जिसमें थेमिस्टिक्लिस का जहाज भी तबाह हो जाता है। आर्टेमिशिया की इस रणनीति और हमले ने एथेनियंस को तबाह करके रख दिया था। उनके आधे से ज्यादा जहाज नेस्तनाबूद हो गए थे। आर्टेमिशिया को लगा था कि इस हमले में थेमिस्टिक्लिस मारा गया है, मगर वो अपने कुछ साथियों और सिर्फ 5 जहाज के साथ वहाँ से निकल चुका था। आर्टेमिशिया की यह एक बहुत बड़ी जीत थी। वहीं दूसरी तरफ नर्क का द्वार खुल चुका था। राजा लियोनाइडस और उसके 300 जाबाज सिपाही उस कुबड़े की गद्दारी के कारण मारे जा चुके थे और अब फारसी सेना धीरे धीरे यूनान की तरफ आगे बढ़ रही थी। जर्क्सिस उस कुबड़े से लियोनाइडस की तलवार को एथेंस ले जाने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें फारसी सेना की चेतावनी देकर उन्हें डरा सके। लियोनाइडस की हार की खबर को लेकर डेक्सोस थेमिस्टिक्लिस के पास पहुंचता है और उन्हें स्पार्टन्स की हार और नर्क द्वार छिन जाने का समाचार देता है। इसके बाद थेमिस्टिक्लिस डेक्सोस से स्पार्टन की कुर्बानी और वीरता को पूरे यूनान तक सुनाने भेज देता है ताकि पूरा यूनान एकजुट होकर फारसी हुकूमत के खिलाफ जंग में कूद जाए और साथ ही अपने बचे सभी योद्धा और जहाजों को सेलेमस की महफूज खाड़ी में भेज देता है और खुद एथेंस चला जाता है जहाँ पर उसे वही कुबड़ा मिलता है जो जर्सिस के द्वारा एथेंस की बर्बादी का पैगाम लाया था। उसके बाद थेमिस्टिक्लिस स्पार्टा से मदद मांगने स्पार्टा चला जाता है और रानी गोर्गो से युद्ध में एकजुट होकर हमला करने की पेशकश करता है, मगर रानी गोर्गो लियोनाइडस के मरने से काफी आहत थी, इसलिए वो थेमिस्टिक्लिस को किसी भी तरह की मदद देने से मना कर देती है। मगर थेमिस्टिक्लिस रानी गोर्गो को लियोनाइडस की तलवार देकर
कहकर उनसे बदला लेने की दरख्वास्त करता है, जिससे रानी गोर्गो मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जर्क्सिस पूरे एथेंस को जलाकर खाक कर देता है। उसके बाद जर्क्सिस और आर्टेमिशिया को उसी कुबड़े से पता चलता है कि थेमिस्टोक्लिस और उसके बच्चे कुछ सिपाही सेलेमस की खाड़ी में उसका इंतजार कर रहे हैं। तब आर्टेमिशिया वहां तुरंत हमला करने के लिए निकल जाती है और फिर युद्ध का वो आखिरी दिन आ ही जाता है, जहाँ पर हजारों फारसी जहाज और दूसरी तरफ सिर्फ 5 एथेनियन जहाज होते हैं। थेमिस्टोक्लिस आर्टेमिशिया तक पहुंचकर उसे मारना चाहता था, क्योंकि उसके बिना फारसी सेना को कोई कमांड नहीं कर सकता था। और जैसे ही उनके जहाज आपस में टकराते हैं तो उनमें युद्ध शुरू हो जाता है। आर्टेमिशिया अपने खास योद्धाओं के साथ एथेनियन को लगातार मारती जा रही थी। तब थेमिस्टोक्लिस अपने घोड़े पर सवार होकर फारसी सैनिकों को रौंदता हुआ आर्टेमिशिया तक पहुंच जाता है और उसके कई अंगरक्षक को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और फिर थेमिस्टोक्लिस और आर्टेमिशिया में जबरदस्त तलवारबाजी होती है और दोनों में एक खूंखार लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दौरान वहां पर यूनान के बाकी शहरों के जंगी जहाज भी आ पहुंचते हैं। थेमिस्टोक्लिस का संयुक्त यूनान का ख्वाब अब पूरा होने लगा था। वहां पर स्पार्टन्स, आर्केडियन, थीव्स, डेल्फी, ओलंपिया सब एक साथ एथेनियंस के मदद के लिए आ चुके थे और फिर वे पूरी फारसी सेना को घेर लेते हैं। थेमिस्टोक्लिस आर्टेमिशिया को जंग रोकने और आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देखता है, मगर आर्टेमिशिया आत्मसमर्पण न करके उस पर हमला कर देती है और फिर थेमिस्टोक्लिस आर्टेमिशिया को मार देता है और फिर पूरा यूनान एकजुट होकर फारसी बेड़ों को तहस नहस करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, थेमिस्टोक्लिस और एथेनियन की ये जाबाजी आपको कैसी लगी और शुरुआत में स्पार्टन ने थेमिस्टोक्लिस का साथ न देकर गलत किया या सही? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।